नमस्कार, न्यूज़ 24 के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज हम एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री को डिकोड करने जा रहे हैं, यानी एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों को डिकोड करने जा रहे हैं जो सुलझने के बजाय उलझता दिखाई पड़ रहा है। जी हां, न्यूज़ 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस वक्त मेहरौली के उस जंगल में मौजूद है जहां आफताब पूनावाला सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ इस जंगल में मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरा वाकया है, पूरा जो मामला है, उसमें सवाल यही उठ रहा है कि 6 महीने का वक्त बीत चुका है, बोन फ्रैगमेंट्स में मिल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन आसान दिखाई पड़ रहा या बहुत मुश्किल? देखिए, इस केस में 6 महीने का काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, तो ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन से एविडेंस वाकई प्रूफ हो पाएंगे कि जो भी फ्रेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं क्या वो एक्चुअल श्रद्धा के हैं या वो किसी एनिमल के भी हो सकते हैं, किसी और इंसान के भी हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम जो होगा वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के थ्रू हो पाएगा कि जो भी बोन फ्रेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं क्या वो फ्रेगमेंट्स डीमिनरलाइज्ड हो चुके हैं या फिर वो अभी भी इंटैक्ट फॉर्म में है। उसके ज़रिए ही हम डीएनए प्रोफाइलिंग का काम जो है वो पूरा कर पाएंगे। क्या पता कि सस्पेक्ट ने आते जाते कुछ भी ऐसी चीज़ जो उससे जुड़ी हुई हो, उसने गिरा दी हो, फेंक दी हो, उससे गिर चुकी है। खास करके उसके हम अगर फुटप्रिंट्स की बात करें तो काफ़ी चांसेस हैं कि उसके फुटप्रिंट्स या फिर उससे जुड़े कुछ भी ऐसा कोरबोरेटिव एविडेंस हमें मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टिगेशन देखें तो सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ फुटप्रिंट जैसा हमें एक निशान नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली हम इसको फुटप्रिंट नहीं शू प्रिंट कहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो फिर इस केस में हम ये देख पाएंगे कि एक सेकेंड जरा, यानी फुटप्रिंट का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर फुटप्रिंट जो है लेकिन यहाँ जिस तरीके से यहाँ एक फुटप्रिंट दिखा है, ये शू प्रिंट है। अच्छा, ये शू प्रिंट नहीं, ये शू प्रिंट है क्योंकि सॉइल या डर्ट जब भी आप कुछ शूज पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, उसके साथ वो अडहेयर हो जाता है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे सॉइल पार्टिकल्स या कोई भी तरीके का डेब्रिस, वो भी एक अहम हिस्सा इन्वेस्टिगेशन में प्ले करता है, रोल प्ले करता है। लेकिन इतने वक्त तक क्या शू में इस तरीके का डेब्रिस रह पाता है? क्योंकि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के ये समझा कि ये शू प्रिंट दिख रहा है, लेकिन इतने घने जंगल में इस तरीके के अगर शू प्रिंट है भी, या आपने जैसे कहा कि शू में डेब्रिस रह जाता है, क्या वो अहम जानकारी दे सकता है कि कहाँ किस इलाके में गए होंगे और कितने वक्त का है ये सब जो डेब्रिस है वो कितने वक्त का है? देखिए, 6 महीने बहुत लंबा समय है जिसमें काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि क्या पता जो भी सस्पेक्ट है, जो भी उसका जूता मिला होगा, कुछ भी मिला होगा, उसने वो धो दिया या वॉश आउट कर दिया। तो ऐसे केसेस में जो भी एविडेंसेस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो मेहरौली के जंगलों में न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग टीम बल्कि न्यूज़ 24 की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है कि हर सवालों के जवाब ढूंढ निकाले जाएं, और इसीलिए फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ लगातार मेहरौली के जंगलों में घूम रही हैं। और जैसा हम डॉक्टर साहिबा बात भी कर रहे थे कि आसान तो ये केस नहीं है फोरेंसिक के लिए भी, जिस पर पूरा दारोमदार है कि एविडेंस को डिकोड किया जाए। लेकिन सवाल ये कि कौन से शरीर का ऐसा अंग है अगर मिल जाए तो ये पूरी कहानी जो है सुलझती नजर आएगी। ह्यूमन शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो एविडेंसेस होते हैं वो होते हैं लॉन्ग बोन्स और स्कल। अगर हमें क्राइम सीन से सस्पेक्ट विक्टिम की लॉन्ग बोन्स रिकवर हो जाती हैं तो उससे हम बता पाएंगे कि मेजरमेंट्स करके क्या वो एक्चुअल डीएनए एक्सट्रैक्शन करके भी क्या वो श्रद्धा से मैच कर रहा है या नहीं। जैसे कि अब आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से जो फ्रेगमेंट है, बोन वुड का पीस है, तो क्या पता जब हम एक बोन को जला भी देते हैं, डीमिनरलाइज हो जाती है बोन, जिसका कलर चेंज हो जाता है, क्या वो कहीं ना कहीं इससे मैच कर रही हो? क्या ये वुड का पीस बोन हो या बोन का पीस को हम एज अ कंसिडर कर सकते हैं कि ह्यूमन एनिमल का है या नहीं है, ह्यूमन किसी और का है। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे एविडेंस पे रोल प्ले करता है हमारा स्कल। कुछ हमारे सहयोगी भी आसपास ही लगातार घूम रहे हैं और इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मामला है। राहुल, हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की है, आपके जहन में कोई सवाल हो जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट से करना चाहते हैं? मैम, मेरा आपसे सवाल सीधा यही है कि एक तो वक्त जो पुलिस
अब आइडेंटिफाई करना चाहती है, चीज़ जानना चाहती है, सीक्वेंस को कनेक्ट करना चाहती है, एफएसएल फॉरेंसिक उसमें क्या रोल सबसे पहले उसका क्या रहेगा, पुलिस को जो कनेक्शन जोड़ना है कन्विक्शन के लिए वो कितनी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और क्या चीज़ उसमें ज़रूरी हो जाती है, वो कैसे हम तलाशेंगे? सबसे पहला रोल जो आएगा फॉरेंसिक सीरोलॉजी डिवीजन का आएगा, क्योंकि जो बोन फ्रेगमेंट्स हुए हैं वो सीरोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू ही एविडेंस वहाँ पर एनालाइज हो पाएंगे। डीएनए का मिलना इस मामले में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोनी फ्रेगमेंट्स काफ़ी डीमिनरलाइज हो चुके होंगे। ऐसे चांसेस काफ़ी प्रोबेबल रह जाते हैं कि आप उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करिए और फिर उसके फादर जो अभी प्रेजेंट हैं उनके डीएनए से अगर हम डीएनए मैच करते हैं तो चांसेस रहते हैं, 99% एक्यूरेसी है कि दोनों के डीएनए आपस में मैच कर जाएं। अच्छा, जो सवाल मैं समझ पा रही थी, अच्छा विमल भी यहाँ पर मौजूद हैं। विमल, आपके जहन में कोई सवाल हो? मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसी जो पुलिस की थ्योरी आई है कि उसने बॉडी के 35 पार्ट किए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि क्या पॉसिबल है, क्योंकि हमारे शरीर में कई ऐसी हड्डियाँ जिनको काटना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, तो क्या एक आरी से या चाकू से उन हड्डियों को काटना पॉसिबल है? और जो छोटे मोटे हिस्से होंगे बॉडी के वो इन्होंने यहाँ पर जंगल में फेंक दिए, वो तो हो सकता है कि आवारा जानवर ले गए हों, लेकिन ऐसे कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं जो रिकवर हो सकते हैं अभी भी? अगर हम लॉन्ग बोन्स की बात करें तो कि उनको काफ़ी लॉन्गेस्ट बोन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है फीमर बोन, और उसको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा, अगर डिपेंड करता है किस प्रकार का वेपन उसने यूज़ किया है, क्योंकि अब तक वेपन भी डिस्क्लोज़ नहीं हो पाया है कि कौन सा उसने औजार या फिर कुछ ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जिसकी वजह से हड्डियों का टुकड़े करे हैं या कुछ भी उसने किया है। तो ऐसे केसेस में हम स्कल की और लॉन्ग बोन्स के ऊपर बिल्कुल रिलायबल हैं, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी मुश्किल से तोड़ पाना मुश्किल है। तो नहीं, जैसे आरी या चॉपर की बात आ रही है, उससे पॉसिबल है? पॉसिबल काफ़ी कम चांसेस हैं इसके। आरी से लॉन्ग बोन्स और स्कल के चांसेस काफ़ी कम हैं। जी, एक चीज़ और, चूँकि आपने कहा कि बोन्स मिल भी रहे हैं, तो आपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की थी, वो बड़ा एविडेंस प्ले करता है। अगर मान लीजिए किसी बोन में लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया, पहले तो वो होता क्या है और कैसे उसे तुरंत पकड़ा जाता है? लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म होता है कि कोई भी ऐसा सेल या उस टिश्यू के ऊपर रिलाय कर चुका है। इसका मतलब जब एक बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है या एक बॉडी को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ समय बाद कीड़े लग जाते हैं, मैगॉट्स लग जाते हैं। अच्छा। उनकी लाइफ साइकिल को हम स्टडी करके ये बता पाते हैं कि उस बॉडी को डिकम्पोज करके या फिर उसको दफना के कितना लंबे समय हो चुका है। अच्छा, मतलब यहाँ एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगी आपको, इससे ये क्या पता लगाया जा सकता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया, यानी जो हत्या का पूरा प्रोसीजर अपनाया और उसने के बाद टुकड़े फेंके गए, क्या डेट, समय निकाला जा सकता है इसको पकड़ के? एग्जैक्ट डेट टाइम बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, बट अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट टाइम सिंस डेथ ज़रूर निकाला जा सकता है। मेरे साथ जाने माने डिटेक्टिव संजीव देसवाल हैं, जो इस तरह के ब्लाइंड केसेस को बेहद करीब से देख चुके हैं और बाकायदा मौके पर जाकर कई बार इन्वेस्टिगेट भी कर चुके हैं। संजीव जी, सबसे पहला सवाल जो इस पूरी घटना में सबके सामने आ रहा है, पुलिस की जो थ्योरी है अभी तक या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल और केवल जो आफ्ताब है उसका जो बयान है उस पर टिकी हुई है, लेकिन वो क्योंकि खुद पुलिस कह रही है कि वो बार बार बरगला रहा है, तो कितना रिलाई कर सकते हैं? कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई क्रिमिनल है, अगर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है और जब हम उसको गिरफ्तार करते हैं किसी भी वजह से, किसी भी कहते हैं इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर, तो जो वो बताता है उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन की ही जाएगी, लेकिन वो एक ऑप्शन होता है, उसके अलावा कई ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि किसी भी केस के अंदर, किसी भी क्राइम के अंदर उसके अंजाम को पहुंचाने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो कोई कंक्रीट ठोस एविडेंस या फिर कोई सर्कमस्टेंस एविडेंस जो कि चेन बनाए, चेन ऑफ द सर्कमस्टेंस एविडेंस, जिसके अंदर ए बी सी डी सारी की सारी जो एविडेंसेस है वो प्रूफ करें और क्रिमिनल या क्रिमिनल का वकील जस्टिफाई ना कर पाए कि वो सारे के सारे सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं, अगर ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं तो। क्योंकि इसमें ठोस सबूत क्या है? ठोस सबूत है इसके अंदर बॉडी के पार्ट्स, ब्लड स्पॉट्स, आरी। जब श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसने आरी से उसकी बॉडी को चॉप किया, तो जैसा उसने कहा कि मैंने तो श्रद्धा के कपड़े उतार दिए थे और बाथरूम में उसकी बॉडी को चॉप किया, लेकिन हो सकता है उसने तो कहते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कपड़ा पहना हुआ होगा, तो उसके ऊपर तो खून लगा होगा, वो कपड़े कहाँ हैं?
श्रद्धा का मोबाइल कहाँ है, अगर श्रद्धा का मोबाइल ओलेक्स पे भेज दिया है तो ओलेक्स पे किसने ख़रीदा है, वो तो सब डिटेल हैं, वो तो कहते हैं कहीं आप डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। लेकिन जो ये मिसिंग पार्ट्स हैं, ये जो कंक्रीट एविडेंस के मिसिंग पार्ट्स हैं, इनको प्राप्त करना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मिसिंग पार्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, हर हालत में पूरी कोशिश करने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने इस मर्डर को हुए हो चुके हैं और 6 महीने उस क्रिमिनल के पास अपने एविडेंस को मिटाने का पर्याप्त समय था। ऐसे में उसने पूरी कोशिश की होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो एविडेंस मिटा सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पुलिस ने देखा कि उसने सर्च हिस्ट्री के अंदर, गूगल की जो सर्च हिस्ट्री हैं, जो उसके मोबाइल की हिस्ट्री है, उसके अंदर वो केमिकल को किस तरीके से, कौन से केमिकल से ब्लड स्पॉट्स को मिटाया जा सकता है, बॉडी को कैसे रखा जा सकता है, बॉडी को कैसे चॉप किया जा सकता है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सब की सब सर्कमस्टेंस एविडेंस की इन्फॉर्मेशंस हैं जो उसके खिलाफ जाएंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर पुलिस ने कंक्रीट एविडेंस नहीं प्राप्त किए, जो कि पूरी कोशिश होगी उनकी, तो उसके बाद सर्कमस्टेंस एविडेंस की जो चेन है वो बहुत सॉलिड करनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पे इस क्रिमिनल को और इस हैवान को सज़ा दिलानी ही होगी। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल है जो शायद मुझे लगता है कि डिफेंस लॉयर भी बिल्कुल जाहिर तौर पर कोर्ट में उठाएंगे कि अगर मान लीजिए मैंने इंटरनेट पर बम बनाने का सर्च किया, बम कैसे बनता है सर्च किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ वो मैंने की। बहुत अच्छी बात, आपका वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक वैलिड आंसर भी है। जब हम इस मर्डर केस की बात कर रहे हैं तो उसने, वो जो उसकी फ्रेंड है श्रद्धा, उसकी लास्ट कहते हैं जो लोकेशन है, लास्ट जो मीटिंग है, वो इस आफ्ताब के साथ देखी गई है। उसके बाद वो गायब हो जाती है, उसके बाद इस दुनिया में उसे किसी ने नहीं देखा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जवाबदेही तो कहते हैं आफ्ताब की बनती कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, अगर वो चली गई, अगर अपनी मर्जी से ही चली गई, तो आपने कहीं कोई कंप्लेंट करी, कहीं कोई रिपोर्ट करी, किसी को कहा, नहीं कहा, तो यहाँ से शक स्टार्ट होता है। आपने क्यों नहीं कहा? आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी लिविंग रिलेशन में रह रही है, आपकी वाइफ बनने वाली। आप मान के चलिए, जो आदमी इतनी सर्च हिस्ट्री, इतनी सर्चिंग करके बॉडी को चॉप करके, ऐसी शैतान हैवानियत जिसके दिमाग में हो, आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको सच सच बताएगा कि मैंने यहाँ बॉडी के पार्ट फेंके। अरे भाई, आपने बॉडी के पार्ट ऐसी जगह बताए जिस जंगल से बॉडी के पार्ट रिकवर हो ही नहीं सकते। वो उसकी बदकिस्मती होगी अगर कहते हैं रिकवर हो जाए। इस पूरे मामले में ये जंगल एक बहुत बड़ा एरिया है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से ऐसा हुआ जैसे एक फुटबॉल के मैदान में जो लोगों से खचाखच भरा हुआ एक सुई ढूंढ रही है पुलिस? क्या वाकई में मिलेगा? अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, मेरा सवाल यही है कि लंबा वक्त बीत गया है, जो वक्त बीता है उसमें पुलिस के पास चुनौतियां काफ़ी हैं। आपको लगता है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं उसको कलेक्ट कर पाना, उस चेन को तैयार कर पाना पुलिस के लिए आसान होगा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी केस को प्रूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन ही दो हैं, या तो कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या फिर सर्कमस्टेंस एविडेंस की चेन। इसके अलावा तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं किसी क्रिमिनल को उसके कहते मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कि सॉलिड एविडेंसेस कलेक्ट हो ही नहीं पाते हैं, आपको वो मिसगाइड जगह जगह कर रहा है, हो सकता है उसने बॉडी पार्ट्स यहाँ पे कहते हैं डिस्पोज किए ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप केस को शर्त तो नहीं कर सकते, आप बंद तो नहीं कर सकते। आपको सर्कमस्टेंस एविडेंस की चेन बनानी ही होगी। घना जंगल, मीलों मील फैला जंगल, और इस जंगल में छुपे हैं कई राज। आफ्ताब पूनावाला इस जंगल में दफनाने आया था अपना एक बहुत घिनौना जुर्म, लेकिन उस जुर्म की हर परत आज न्यूज़ 24 खोलेगा। इस वक्त मेरे साथ है निशा विश्नोई, जो है मनोवैज्ञानिक, और जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आफ्ताब पूनावाला एक ऐसा यंग लड़का जो कॉल सेंटर में काम करता था, ब्लॉगर था, बहुत हंसमुख था, लेकिन इस नौजवान ने इस घिनौने अंजाम को आखिर कैसे अंजाम दिया, क्या था उसके मन में, कैसे उसने इस जघन्य अपराध को किया। मैम, क्या लगता है ऐसे जो शख्स होते हैं उनके मन में क्या चल रहा होता है? बेसिकली ऐसे जो शख्स होते हैं ना, हमें एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और वो आसपास के लोगों को पता नहीं लगने देते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बट अगर देखा जाए कि हम बाकी लोग यहाँ पे भी लोगों के साथ था, बट लोगों के साथ कह रहे हैं कि वो इंट्रोवर्ट नहीं था, वो रिज़र्व था। बट अगर मैं रिज़र्व था या इंट्रोवर्ट नहीं था, बट फिर भी मैं ऐसे लोगों से तो मैंने इंटरेक्ट किया ही होगा ना डेली रूटीन में, जिनसे कि हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि उसका क्या रहा होगा। क्योंकि इतना नहीं कह सकते कि वो अभी का ही उसका ऐसा
ये एक नेचर है उसने, क्योंकि बिहेवियर उसके ऐसे रहे होंगे जो उस पर हम अभी तक क्वेश्चन उठा ही नहीं रहे। क्या हमने अभी तक उनके पेरेंट्स के साथ हमने कम्युनिकेट किया, या उनके कोई स्कूल फ्रेंड्स के साथ हमने कम्युनिकेट किया, उसके कॉलेज फ्रेंड कोलीग्स वो सब कहाँ हैं, जिससे कि एटलीस्ट हम और आइडिया लगा सकें कि उसका और साइकोलॉजिकल पार्ट में जाके कि उसके बिहेवियर उस टाइम पे कैसे थे, क्या अभी के, क्योंकि हम ये करंट सिचुएशन के बिहेवियर्स पे जा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट देयर पास्ट, उसका पास्ट कैसा था। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आफताब के दिमाग में क्या कुछ खुराफात चल रही थी। मैम, श्रद्धा तो सिर्फ एक लड़की है, न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने डेटिंग की है, और यूज और थ्रो ये उसका एक बहुत आसान सा जरिया बन गया था लड़कियों को आजमाने का। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, जैसे उसने ये काम भी इसकी एक मर्डर किया, उसके कुछ डेज के बाद में फिर से उसने एक और डेटिंग की। उसके बाद में जब श्रद्धा की लाश उस फ्रिज में थी, पीसेस में कटी हुई, तब वहां पे डेटिंग कर रहा है वो। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ऐसे लोगों के दिमाग में बस ये होता है कि बस जो मेरे से लाइटली बात करे, मेरे को कोई फोर्स ना करे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे, मेरे को कोई डोमिनेट ना करे, मुझे कोई ऑर्डर ना दे, कोई अथॉरिटी बना दिखाए मुझे। जिसने मुझे अथॉरिटी दिखाई या जिसने मुझे कमांड करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली उसके साथ जो अब श्रद्धा के कमांड करने की कोशिश की, और यही श्रद्धा निशाना बनी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि श्रद्धा ने आफताब को शादी के लिए दबाव बनाया, और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि श्रद्धा को इस बर्बरता से उसने उसकी हत्या की। बिल्कुल यही वजह रही। अब आप देखिए, जो इतना घना जंगल है यहाँ पे, दिन में आना ही हम लोगों के लिए मुश्किल है। अब आप सोचिए एक साइकोलॉजिकल पार्ट से कि जो पर्सन रात के 2 बजे आया है, इट डजंट मीन कि उसने रात को ही सारी की हो, दिन में आके उसने पूरी रेकी की होगी यहाँ की आके। साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं, कौन सा रास्ता है, कहाँ मेरे को उस पीसीस को डंप करना है, कहाँ नहीं करना, और ये एक दिन में नहीं किया होगा उसने। आप सोचिए उसने कहाँ किस लेवल तक सोचा है। निशा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जो चल रहा है इस वक्त, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, आमतौर पर कोई क्रिमिनल होता है, अगर उसने कोई ऐसा जघन्य अपराध किया, हीनियस क्राइम किया है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में शिकन होती है, डर होता है। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है, आफताब को पुलिस के डिटेंशन में है, रिमांड पर है, उसके बावजूद उसके माथे पर ज़रा सी भी शिकन नहीं है। क्या ये क्या दर्शाता है उसकी मानसिक स्थिति? बेसिकली एक तो ये दर्शाता है कि एटलीस्ट ये जो हमें एक विजिबल हुआ है कि उसने इतना ऐसा मर्डर किया है कि लाइक सबके बूज बम्स आ जाते हैं। और पहले का उसने पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जो हमें विजिबल नहीं है, ये एक विजिबल हो गई है। और जहाँ तक ये कि वो हमें पता ही नहीं चल रहा, उसका फेस एकदम काम एंड कूल है, इट मीन्स उसने अपने को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटली ट्रेन कर रखा है। और ये अभी नहीं, उसने कहीं पहले से कर रखा होगा, कहीं टाइम पहले से, मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है, सब कुछ है। देखिए, मेन गुमराह कर रहे हैं हम, ये वर्ड इसलिए भी ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ उसको इंडिविजुअली जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। हम उसकी बाकी साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि अगर उसने एक स्टेटमेंट दी कि मैंने इतने टुकड़े यहाँ फेंके, क्या वाकई में उसने फेंके हैं? अगर फेंके हैं तो मैं उसी एरिया को क्यों देखूं, हम बाकी एरिया को क्यों देखें? हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी साइकोलॉजी पे चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका 100% सच नहीं है, जो झूठ नहीं है, एक अलग कहते हैं ना कि एक अल्टरनेट थॉट लेके हमें चलना पड़ेगा। अगर उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो हमें मुश्किल पड़ेगा। राहुल और विमल जी की बातों से एक सवाल जो मेरे मन में लगातार घूम रहा है कि इस तरह का जो शख्स है, और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 30 लड़कियां उसके संपर्क में रही, गर्लफ्रेंड्स रही, श्रद्धा ही क्यों, और कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर? देखिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत कहते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जो इंसान अपने घर के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को चॉप करके फ्रिज में रखता है, और सबसे बड़ी बात है उसी फ्रिज के अंदर खाना भी रखता है, उसी कमरे के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी बुलाता है, ऐसे कोल्ड ब्लडेड आदमी को, क्रिमिनल को आप क्या समझेंगे? और सर, जो एक इंसान इतनी सारी लड़कियों को डेट कर रहा है, वो कैसे इतना नॉर्मल, कूल और काम रह सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इतना कूल, इतना नॉर्मल कैसे अपने आप को दिखा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है, ऐसा इंसान वही कर सकता है जिसने ये क्राइम एक बार नहीं कई बार किया हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस मर्डर से पहले, श्रद्धा से मिलने से पहले, 3 साल पहले श्रद्धा से मिला था, तो श्रद्धा से मिलने से पहले उसका लाइफ स्टाइल क्या था, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, कोई ऐसी कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो उसके खिलाफ जाती हो और जो इस केस को कनेक्ट करती हो, जिससे पता चले कि ये क्रिमिनल सीरियल क्रिमिनल तो नहीं है। सीरियल क्रिमिनल तो ऐसे हरकतें नहीं करते हैं। तो ये देखिए,
इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस के पास अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। आप कहते हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझे ऐसा लगता है पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी। जिस तरीके से ये हत्या हुई है, एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है कि हत्या के पहले मानसिक स्थिति क्या है और हत्या के बाद की मानसिक स्थिति क्या है। कई बार हत्या करने के बाद की जो स्थिति होती है वो बहुत खौफनाक रूप ले लेती है, ऐसा होता है क्या? देखा जाए तो उसको पहले भी चाहे क्राइम उसने पहले किया हो या बाद में किया हो, वो अपने को नॉर्मल ही रखा है। उसने अपने को कहीं ना कहीं पूरा मेंटली सेट करके रखा था कि जो भी करूँगा मैं आराम से करूँगा, जिससे कि कोई भी ऐसा काम करे कि कोई पकड़ सके मुझे। तो साइकोलॉजिकली वो उसने अपने को प्रिपेयर करके रखा हुआ था इस चीज़ के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप कह रही हैं कि नॉर्मल रखा था, नॉर्मल इन द सेंस कि अगर हम दूसरे काउंट पे करा जाए तो वो अब नॉर्मल साउंड होगा, बट उसके अपने लेवल पे वो अपने को नॉर्मल साउंड करके रखा था कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मैं फंस जाऊं। अदरवाइज उसका था अब नॉर्मल ही बिहेवियर। जी, आप सवाल कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो आप तीनों से एक ही सवाल है कि जब मैं इस जंगल में घुसी, हमारी पूरी टीम घुसी, तो हम आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इतने महीनों बाद भी इस जंगल में कैसे कोई सबूत सस्टेन कर सकता है। कहीं ये मिस गाइड करने वाली बात तो नहीं है? सबसे पहले मैं सर आपके पास आऊँ। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का एक सीधा सा रूल है कि जो स्टेटमेंट दी है अपराधी ने, उस स्टेटमेंट को क्रॉस चेक तो करना ही होगा। अपराधी ने साफ कहा है कि मैंने बॉडी के पार्ट्स इस जंगल में फेंके हैं। अब ये अलग बात है कि उसने मिसगाइड किया, ये अलग बात है कि उसने इधर ना फेंक के राइट ना फेंक के लेफ़्ट बताया, ये अलग बात है कि उसने यहाँ फेंका 10 किलोमीटर कहते हैं कि रेडियस में हमें वो ढूंढना, वो एक सब अलग बात है। लेकिन पुलिस के पास और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसकी कहते हैं स्टेटमेंट को ओवर रूल कर दें। ओवर रूल नहीं कर सकते। तीनों से सवाल है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तीनों कहीं ना कहीं आप लोगों का, या कहा जाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों का सीधे तौर पे एक रोल हो सकता है। मनोवैज्ञानिक का हो सकता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का हो सकता है, और कहा सकता है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको खंगालने के लिए। तो मैं पहले आपसे ही पूछता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, वक्त इतना बीत चुका है और अब जो काम कर रही है, और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ खाली हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कत्ल को हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के टाइम में अपराधी के पास एविडेंस को मिटाने का पर्याप्त समय था। पुलिस के पास भी पर्याप्त समय होना चाहिए अपनी इन्वेस्टिगेशन करने का। अभी तक मुश्किल से 7, 8 या 10 दिन हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं कि पुलिस इसके अंदर 101% कोई ना कोई सॉलिड एविडेंस जरूर लेके आएगी। अगर सॉलिड एविडेंस नहीं ला पाई, इन केस, ऐसा नहीं है कि सॉलिड एविडेंस मिलना ही है क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंस इतने मजबूत हैं और उनको और मजबूत किया जा सकता है। और हमारा जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है पुलिस का, जिसमें कि सर्कमस्टेंस एविडेंस के बिहाफ पे लोग अपराधी छूटते रहे हैं, पुलिस उस पर पूरा काम कर रही होगी और हर तरीके से एविडेंस को सॉलिड बनाएगी। मेरा सवाल आपसे भी है, क्योंकि फॉरेंसिक का एक अहम रोल होता है, क्योंकि अब वक्त बीत रहा है और जिस तरीके की हम चीज़ें खंगाल रहे हैं, जिस चीज़ों को हम ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ मजबूत पुख्ता हो सकती है इस केस को और मजबूत करने के लिए? क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है, समझा जा रहा है कि कन्विक्शन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तमाम सबूतों को इकट्ठा करना। देखिए, प्रोबेबल चांसेस हैं कि जिस तरीके से उसने बताया कि मैंने इस ओपन स्पेस में बोनी फ्रेगमेंट्स या कुछ उसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने फेंक दिए हैं। अब इतना मीलों दूर जंगल है, हर एक जंगल के कोने को डिस्कवर करना, उसमें से चीज़ें निकालना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर कोई भी हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाता है तो हम ज़रूर बता पाएंगे। विद 99% एक्यूरेसी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप कंक्लूसिव एविडेंस तक पहुँच पाएंगे। मेरा एक सवाल आप तीनों से, क्योंकि आप तीनों ही अलग अलग फील्ड से हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। सबसे पहले एक ही लाइन का सवाल, शातिर दिमाग ने शातिर चाल को अंजाम दिया और फुल प्रूफ तरीके से, आपको क्या लगता है गलती की गुंजाइश कहाँ नज़र आती है? गलती की गुंजाइश ऐसा है कि जब अपराधी कोई भी क्राइम करता है इस दुनिया के अंदर, मैं ये मान ही नहीं सकता कि बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने वाला क्रिमिनल कोई छोटी गलतियां ना करे। इसमें छोटी गलतियां इतनी सारी हुई हैं कि उसने आरी जो अपने घर के पास से खरीदी, उसने जो केमिकल अपने मोबाइल पे सर्च किया, वो इंटरनेट पे कहीं और जाके भी सर्च कर सकता था, उसकी हिस्ट्री नहीं मिलती, और फिर उसने वो केमिकल ख़रीदा ऑनलाइन। उसने ये जो गलतियाँ की हैं, ये गलतियाँ इसके खिलाफ जाती हैं। तो जब इतनी छोटी गलतियाँ कर सकता है, क्योंकि आप जब बड़े वाइड एंगल से किसी चीज़ को देखते हो तो हमेशा दिया तले अंधेरा, आसपास की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। तो जो वो आसपास की गलतियां हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वहीं पे चैलेंज बन जाती है कि आपको वही तो गलतियां ढूंढनी है, और ये 100% है
कि इसकी 2-4 गलतियां देखने की वजह से मुझे लगता है कि इसने ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां की होंगी जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंस में इतनी मजबूत कहते हैं बनेंगी कि इसको सज़ा होगी। तो तमाम जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं खोई हुई कड़ियां जोड़ने के लिए और इसीलिए एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, जिसमें डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी सलाहकार और फोरेंसिक एक्सपर्ट भी है। बहरहाल न्यूज़ 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कोशिश की कि आपके जहन में उभरते हुए सवालों को हम ढूंढ सकें और जवाब दे सकें ग्राउंड जीरो से। अपने तमाम सहयोगियों के साथ मैं पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते